चलिए आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे राजवंश की जो सबसे लंबे समय तक चला, तुगलक वंश। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें स्थिरता भी है और जबरदस्त अराजकता भी। और पता है, यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल तुगलक वंश की कहानी के दिल में बसा है। एक ऐसे सुल्तान की कहानी जिसकी सोच तो थी अपने जमाने से मीलों आगे, पर उसके फैसलों के नतीजे पूरी तरह से तबाह करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश, इन्होंने 1320 से 1414 तक, मतलब पूरे 94 साल, जी हाँ 94 साल दिल्ली पर राज किया। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा चलने वाला राज था। और यही बात तो इस कहानी को इतना मजेदार बनाती है। सोचिए, एक तरफ इतनी स्थिरता और दूसरी तरफ ऐसी उथल-पुथल कि दोनों ही अपने चरम पर थे। तो इस कहानी का पहला किरदार कौन है? वो है इस वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अब ये कोई मामूली इंसान नहीं थे, एक बहुत ही अनुभवी मिलिट्री कमांडर जिन्होंने मंगोलों को हराया और गाजी का खिताब हासिल किया। उनका शासन, आप कह सकते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल और कामयाब था। उनका एक ही मकसद था, सल्तनत में ऑर्डर और स्टेबिलिटी लाना। देखिए, गयासुद्दीन ने साम्राज्य को जमीनी तौर पर बहुत मजबूत किया। उन्होंने जो किया वो उस जमाने के हिसाब से कमाल का था। किसानों के लिए सिंचाई की नहरें बनवाई। सोचिए, ये उस वक्त के लिए एक रेवोल्यूशनरी कदम था। इतना ही नहीं, एक एकदम एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम, मतलब डाक व्यवस्था तैयार की। और हाँ, अलाउद्दीन खिलजी की जो सख्त नीतियां थी ना, उन्हें बदला और एक नरम टैक्स सिस्टम लागू किया। नतीजा, साम्राज्य में खुशहाली आई। पर गयासुद्दीन का ध्यान सिर्फ अंदरूनी सुधारों पर ही नहीं था। अरे नहीं, उन्होंने वारंगल और बंगाल जैसे इलाकों में कामयाब मिलिट्री कैंपेन्स भी चलाए। और देखते ही देखते लगभग पूरे दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत के सीधे कंट्रोल में ले आए। मतलब उन्होंने एक बहुत बड़े और एकजुट साम्राज्य की बुनियाद रख दी थी। लेकिन सत्ता का बदलना वो बड़ा ही ड्रामेटिक था। हुआ यूं कि जब वो बंगाल से लौट रहे थे तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से उनके रिश्ते बिगड़ गए। और संत ने एक बात कही जो इतिहास में दर्ज हो गई, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है। और कमाल देखिए, ये बात सच हो गई। दिल्ली पहुंचने से जरा सा पहले उनके स्वागत में एक लकड़ी का स्टेज बनाया गया था और वो गिर गया। 1325 में उसी हादसे में गयासुद्दीन की मौत हो गई। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है इसके सबसे दिलचस्प किरदार की, गयासुद्दीन का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। यकीन मानिए, इतिहास में शायद ही कोई बादशाह इतना पढ़ा लिखा, इतना जीनियस और साथ ही इतना कंट्रोवर्शियल रहा होगा। वो एक कमाल के स्कॉलर थे, पर उनकी योजनाएं अक्सर महाविनाशकारी साबित हुईं। मोहम्मद बिन तुगलक को समझना, सच कहूं तो बिल्कुल आसान नहीं है। एक तरफ तो लोग उन्हें दुनिया का खान कहते थे, जो उनकी नॉलेज और उनके बड़े बड़े इरादों को दिखाता है, और दूसरी तरफ इतिहासकार उन्हें कहते हैं गुमराह शक्ति का स्मारक। क्यों? क्योंकि उनके जो सबसे ब्रिलियंट आइडियाज थे ना, वही उनकी सबसे बड़ी नाकामयाबियां बन गए। तो चलिए अब मोहम्मद बिन तुगलक के उन दो सबसे बदनाम प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे एक शानदार आइडिया, अगर उसे ठीक से लागू न किया जाए तो वो एक बहुत बड़ी तबाही में बदल सकता है। उनकी बड़ी बड़ी योजनाओं में ना एक पैटर्न साफ दिखता है। आइडिया हमेशा बहुत बड़ा, बहुत लॉजिकल होता था, पर उसे लागू करने का तरीका इतना बेरहम और इम्प्रैक्टिकल कि नतीजा हमेशा तबाही होता था। चलिए पहली योजना से ही समझते हैं। तो पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट था राजधानी बदलना। अब देखिए, आइडिया तो बहुत अच्छा था। सल्तनत साउथ तक फैल चुकी थी और देवगिरी, जिसे नया नाम मिला दौलताबाद, वो साम्राज्य के बिल्कुल बीच में था। तो जाहिर है वहां से पूरे भारत पे कंट्रोल रखना स्ट्रेटेजी के हिसाब से काफी बेहतर लगता था। लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया वो एक भयानक गलती थी। सुल्तान ने सिर्फ सरकारी दफ्तरों को नहीं, बल्कि दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद जाने का हुक्म दे दिया। सोचिए, ये एक बेरहमी भरा जबरदस्ती का पलायन था। 700 मील का लंबा मुश्किल सफर, इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस जमाने के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के शब्द इस तबाही की एक डरावनी तस्वीर खींचते हैं। दिल्ली पूरी तरह वीरान हो गई और आखिर में जब सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने राजधानी वापस दिल्ली ले जाने का हुक्म दिया। इससे लोगों की तकलीफें कम नहीं हुईं बल्कि और बढ़ गईं। अब आते हैं दूसरे बड़े एक्सपेरिमेंट पर, टोकन करेंसी।
ये आइडिया भी सच मानिए अपने वक्त से बहुत आगे का था। सुल्तान ने देखा कि चांदी की कमी हो रही है, तो उन्होंने कांसे के सिक्के चला दिए, जिनकी वैल्यू चांदी के टंका के बराबर रखी गई। और ये कोई एकदम नया आइडिया भी नहीं था। चीन में कुबलाई खान ऐसा ही कुछ कागज की करेंसी के साथ कामयाबी से कर चुके थे। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? समस्या ये थी कि सुल्तान ने सिक्के बनाने पर सरकार का पूरा कंट्रोल नहीं रखा। अब देखिए, कांसे के सिक्के बनाना तो बहुत आसान था, पर उनकी कीमत चांदी के बराबर रखी गई थी। और नतीजा, इतिहासकार बर्नी लिखते हैं, हर हिंदू का घर टकसाल बन गया था। मतलब लोगों ने धड़ल्ले से नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते पूरा बाजार नकली सिक्कों से पट गया। असली पैसों की कोई कीमत नहीं रही और सल्तनत का पूरा खजाना खाली हो गया। और इसी भयानक एक्सपेरिमेंट की वजह से इतिहासकार एडवर्ड थॉमस ने मुहम्मद बिन तुगलक को एक मजाकिया नाम दिया, प्रिंस ऑफ मनियर्स, यानी धनवानों का राजकुमार। ये नाम उनकी बड़ी सोच और उनकी उतनी ही बड़ी नाकामी दोनों पर एक कटाक्ष है। तो सवाल ये है कि आखिर तुगलकों को कैसे याद रखा जाए। एक तरफ है गयासुद्दीन, जिन्होंने एक मजबूत सल्तनत की नींव रखी, और दूसरी तरफ है मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा जीनियस जिसकी नाकामयाबियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या होता अगर। और आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या मोहम्मद बिन तुगलक एक विजनरी थे, जिनके आइडियाज तो वक्त से बहुत आगे थे, पर उन्हें लागू करने का तरीका गलत था? या फिर वो सिर्फ एक जिद्दी और बेरहम बादशाह थे, जिनके फैसलों ने उनके साम्राज्य को ही तबाह कर दिया? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।